प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने कहा कि नालंदा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पहचान भी है। वहीं इस मौके पर बोलते हुए पीएम मोदी ने खुद को सौभाग्यशाली बताया। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि शपथ ग्रहण के कुछ ही दिनों के अंदर मुझे यहाँ आने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य तो है ही। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। चूंकि 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, लेकिन आज जब 1815 सालों के लंबे इंतजार के बाद नालंदा अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा था, तो पीएम मोदी ने साल 1193 में हुए विध्वंस की उस घटना का जिक्र करना नहीं भूले। आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ 17 देशों के राजदूत भी मौजूद रहे। नए परिसर का उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा भी किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नालंदा विश्वविद्यालय के जिस नए परिसर का उद्घाटन किया, वो तमाम सुविधाओं से लैस है। नए परिसर की खूबियां ही नालंदा विश्वविद्यालय को दूसरी यूनिवर्सिटी से बेहतर बनाती हैं। और नए कैंपस की खास बात ये है कि पानी से लेकर बिजली के मामले में नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस अपने आप में आत्मनिर्भर है। नए कैंपस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, यानी कि कैंपस के लिए बिजली बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी और कैंपस में ही 6.5 मेगावाट के सोलर पावर संयंत्र लगाए गए हैं, जिससे पूरा कैंपस रोशन होगा। वहीं नालंदा परिसर में 100 एकड़ का एक जलाशय भी है। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में 40 कक्षाओं वाले 2 ब्लॉक बनवाए गए हैं और इन 2 ब्लॉक में 1890 से ज्यादा छात्र एक साथ बैठ सकते हैं। इसमें 2 मीटिंग हॉल भी हैं, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। वहीं न्यू कैंपस में हॉस्टल भी है, जिसमें 550 छात्रों के रुकने की व्यवस्था है। साथ ही नए कैंपस में 3 लाख किताबें रखने के लिए एक लाइब्रेरी भी बनवाई जा रही है, जिसका निर्माण जल्द पूरा हो जाएगा। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान ज्ञान के केंद्र के रूप में रही थी। अब इस पुराने विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे और यहाँ पढ़ाने वाले भी शिक्षक जो थे 2,000 के करीब हुआ करते थे। यहाँ सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, दुनिया के अनेक जगहों के लोग आकर यहाँ पर पढ़ते थे। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है। कहा जाता है कि जब दुनिया में विश्वविद्यालय बनना शुरू हुए थे, उस वक्त तक नालंदा शिक्षा के क्षेत्र में सैकड़ों कीर्तिमान रच चुका था। नीट पेपर लीक विवाद में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जी न्यूज की पड़ताल में बिहार के एक मंत्री का कनेक्शन अब सामने आया है। हालांकि ये मंत्री कौन है, इसका तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि आरोपी अनुराग यादव से पूछताछ में नीट पेपर लीक कांड की कई परतें खुली है। अनुराग यादव ने पुलिस को बताया कि मंत्री की मदद से वो पटना के NHAI गेस्ट हाउस में रुका था। आरोपी के पास मंत्री का दिया गया लेटर भी था। NHAI गेस्ट हाउस के रजिस्टर में भी आरोपी की एंट्री है। आरोपी अनुराग यादव के उस खुलासे के बाद ये तय हो गया कि पटना के सरकारी गेस्ट हाउस में ही पेपर लीक कांड की पटकथा लिखी गई थी। कहा जा रहा है कि मंत्री की पैरवी के जरिए छात्रों को गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। फिर सॉल्वर गैंग ने इसी गेस्ट हाउस में छात्रों को आंसर शीट दी और उन्हें सवालों के जवाब रटवाए। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उन्हें जिन सवालों के जवाब रटवाए गए, वही सवाल परीक्षा में आए। आशंका ये भी जताई जा रही है कि अभ्यर्थियों से नीट परीक्षा पास कराने के बदले 30-30 लाख रुपए की मांग की गई। हालांकि इस खुलासे के बाद पुलिस पेपर लीक कांड के सबसे बड़े सरगना की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। माध्यमिक शिक्षकों को अब अपनी संपत्ति की जानकारी सरकार को देनी होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में एक आदेश भी जारी किया है, जिसमें 30 जून तक सभी माध्यमिक शिक्षकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कहा कि सभी माध्यमिक शिक्षक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा जल्द से जल्द दर्ज कराएं। साथ ही शिक्षा विभाग ने संपत्ति घोषित न करने वाले टीचरों के लिए चेतावनी भी जारी की है।
कहा गया है कि 30 जून के अंदर संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना ठीक नहीं माना जाएगा और जो टीचर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने टीचरों से संपत्ति का ये ब्यौरा पिछले साल दिसंबर महीने में मांगा था, लेकिन ज्यादातर टीचरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 14 जून तक केवल 18,600 टीचरों ने ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, जबकि प्रदेश भर में 17,78,405 माध्यमिक शिक्षक है। लिहाजा शिक्षा विभाग ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। राजस्थान के 12 जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक हेडमास्टर और उनकी पत्नी ने खुद पढ़ाने की बजाय डमी टीचर्स रखे हुए थे, लेकिन उनकी ये करतूत पकड़ी गई, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने अब बड़ा एक्शन लिया है और शिक्षक पति पत्नी को 9,31,50,373 रुपए रिकवरी का नोटिस थमा दिया। अब शिक्षक पति पत्नी को ये रकम शिक्षा विभाग में जमा करानी होगी। इसके अलावा शिक्षक दंपति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। उनसे सारी राशि ब्याज सहित वसूल करूंगा, प्लस बच्चों का कितना नुकसान हुआ उनका मूल्यांकन धन में भी करूंगा। दरअसल ये पूरा मामला 12 जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजपुरा का है। इसी स्कूल में दोनों शिक्षक पति पत्नी विष्णु और मंजू गर्ग की ड्यूटी थी, लेकिन दोनों खुद स्कूल में कभी पढ़ाने नहीं आते थे और अपने बदले में डमी टीचर रखे थे। साल 2017 में ही शिक्षक पति पत्नी की ये चोरी पकड़ी गई थी, जिसके बाद उनका इंक्रीमेंट रोककर मामला रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन सरकार बदलने के बाद अब दोनों पति पत्नी शिक्षकों पर कड़ा एक्शन लिया गया। शिक्षा विभाग ने 9,31,50,373 रुपए रिकवरी का नोटिस थमाया है। वहीं दंपति शिक्षकों की जगह पढ़ा रहे दूसरे टीचरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक लेटर आया था हमारे पास, जिसमें सिर्फ ये पूछा गया था कि शिक्षक दंपति को अब तक कितना भुगतान विभाग ने किया है, तो उसकी हमने एक कमेटी बना करके और उसकी सूचना हमने सीआई साहब को भिजवाई थी और इसकी आगे की जो तहकीकात है, जो भी कार्रवाई है, वो हमारे पीओ साहब देख रहे हैं। फिलहाल दोनों पति पत्नी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों के तालीम लेने के बाद अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने सभी मदरसों में राष्ट्रगान और झंडा वंदन को अनिवार्य करने की मांग की है। साथ ही विजय शाह ने कहा कि चाहे स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट या फिर मदरसे ही क्यों ना हो, राष्ट्रगान तो होना ही चाहिए। कोई भी शिक्षण संस्थाएं, उसमें मदरसे भी शामिल हैं। शिक्षण संस्थाएं चाहे मदरसे हो, गुरुद्वारे हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, अगर वो गवर्नमेंट की एड ले रहा है तो झंडा वंदन और जनगण मन अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि इस मामले ने तूल पकड़ा, इसलिए मुस्लिम धर्मगुरुओं के भी इस मामले में अब बयान सामने आए हैं। मदरसा दारुल उलूम के प्रिंसिपल ने मंत्री विजय शाह के बयान पर नाराजगी जताई और यहाँ तक कह दिया कि उन्हें खुद राष्ट्रगान नहीं आता होगा। ये जनगण मन की बात है, ये मदरसों में तो ठीक है, चल जाएगी। अब बहुत से मदरसे तो मस्जिदों के अंदर चलते हैं, तो मस्जिद में जनगण मन हो ही नहीं सकता। मस्जिदों में जनगण मन नहीं हो सकता। मुस्लिम धर्मगुरु अब मंत्री विजय शाह पर हमलावर है। उनका कहना है कि विजय शाह हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करे। लखनऊ के अकबर नगर में अतिक्रमण हटाने का काम खत्म हो चुका है। 9 दिनों में ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कुकरेल नदी के ऊपर बने सभी अवैध अतिक्रमणों को ढहा दिया है। वहीं देर रात प्रशासन ने अकबर नगर फेज 1 और फेज 2 में अवैध रूप से बनी मस्जिदों और मदरसों को भी गिरा दिया। एलडीए की कार्रवाई का एक ड्रोन वीडियो भी सामने आया, जिसमें बुलडोजर से एक मस्जिद को तोड़ते हुए देखा गया। आप देख सकते हैं वो जो बीच में डिमोलिश बिल्डिंग पड़ी हुई है, वो वही मदरसा है जिसको लेकर जब तोड़ने के लिए जेसीबी पहुंची तो विवाद हुआ था, लेकिन बाद में उसको शांत कराया गया और अब लास्ट में उस मदरसे को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी कार्रवाई के दौरान 1169 मकान तोड़े, वहीं 101 कमर्शियल निर्माण जमींदोज किए। अब अकबर नगर में मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। जब ये साफ सफाई हो जाएगी उसके बाद इसकी पैमाइश की जाएगी और ये नापा जाएगा कि जो सरकारी जमीन है यानी कि कुकरेल नदी की जो जमीन है वो कहाँ तक है। इसके बाद नगर निगम इसमें सौंदर्यीकरण का काम करेगा। कहा जा रहा है कि सरकार इस इलाके को इको टूरिज्म का हब बनाएगी। वहीं लखनऊ के चिड़ियाघर को इसी जगह पर स्थापित किए जाने की भी योजना है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से एक बड़ा झटका लगा था और इसके बाद पार्टी सीटें कम होने की वजहों का लगातार पता लगाने की कोशिश में जुटी है। अयोध्या में भी हार की वजह पर अब मंथन किया गया।
और इसके लिए बीजेपी ने टास्क फोर्स का गठन किया, जो हारी हुई सीटों वाले क्षेत्र में जाकर हार की समीक्षा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि आरक्षण को लेकर गलतफहमी पैदा हुई। इसके अलावा जातीय गोलबंदी, आपसी सहयोग की भी कमी एक वजह रही। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को पूर्व से पश्चिम तक एक खास पैटर्न में वोट मिले। औसतन करीब 6 से 7% वोटों की कमी का पैटर्न पाया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की सुनवाई न होना भी एक बड़ी वजह है। जबकि पहली रिपोर्ट में भीतरघात जैसे मुद्दों को हार की वजह बताई गई थी। बीजेपी को सबसे ज्यादा अयोध्या के नतीजों से झटका लगा था, क्योंकि जिस राम मंदिर को बीजेपी ने चुनाव में मुद्दा बनाया था, वहीं से हार जाना काफी चौंकाने वाला था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वायनाड सीट छोड़ना और रायबरेली से सांसद बने रहने के पीछे एक बड़ा संदेश है। उत्तर प्रदेश में रहकर कांग्रेस को फिर से संवारने की योजना है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों ही जगह शानदार जीत मिली। लेकिन अब राहुल गांधी रायबरेली सीट को बरकरार रखते हुए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से खड़ा करेंगे और जाति जनगणना और संविधान रक्षा के मुद्दे पर जातीय समीकरण साधने की योजना है। साथ ही रायबरेली से गांधी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। यूपी में कांग्रेस एक सीट से बढ़कर 6 लोकसभा सीट तक पहुंची, जबकि 11 लोकसभा क्षेत्र में दूसरे स्थान पर रही। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के तमाम नेता लगातार कांग्रेस के साथ खड़े रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और संविधान रक्षा संकल्प जैसे कार्यक्रम हुए थे। वहीं 2019 के मुकाबले 2024 में कांग्रेस का 40% वोट बढ़ा। सभी लोगों को संसाधनों पर बराबरी का हक दिलाने का मतलब है और आने वाले समय में जो भी चीजें लोक उपयोगी होंगी, इसके साथ जुड़ेंगी, ये नारे और ये कमिटमेंट कभी खत्म नहीं होंगे। दरअसल साल 2019 में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट मिली थी, जबकि खुद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे।